नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार जो चैप्टर 4 है और इसके चैप्टर का नाम है कार्यपालिका, इंपोर्टेंट नोट्स के बारे में बात करेंगे। और ये क्लास 11th का है, पॉलिटिकल साइंस है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में। सबसे पहले जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि पूरे चैप्टर में आपको कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि कार्यपालिका किसे कहते हैं। कार्यपालिका क्या होता है? तो यह सरकार की 3 मुख्य अंगों में से एक है। आपने अभी तक पढ़ा होगा कि सरकार के 3 मुख्य अंग है, जिसे हम कार्यपालिका पहले नंबर पे, दूसरे पे न्यायपालिका और तीसरे पे विधायिका के नाम से जानते हैं। तो उसका यह तीनों में से एक प्रमुख अंग है कार्यपालिका, जो कि न केवल भारत जैसे देशों के लिए नीतियां व्यवस्था को बनाए रखना और कानून को लागू करना, बल्कि अन्य विविधताओं वालों देशों के लिए ढांचा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ पे बात को समझ लीजिए, ये जो कार्यपालिका है ये केवल और केवल भारत के लिए नहीं, और भी भारत के जैसे अन्य देश हैं जहां पे अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, तो ऐसे देशों को हम विविधताओं वाला देश कहते हैं। तो उनके लिए भी जो कार्यपालिका है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है उनके देश के नीतियों को बनाने और चलाने में। कार्यपालिका का कार्य विधायिका द्वारा बनाए गए नियम कानून को लागू करवाने के लिए जिम्मेदारी लेना और साथ साथ प्रशासन व्यवस्था के कल्याण के काम को करना होता है। देखिए, विधायिका जिस प्रकार के नियम और कानून को वो पास करता है, उसको जमीनी स्तर पर लाने के लिए कौन काम करता है? कार्यपालिका ही काम करता है। कार्यपालिका ही है जो इसे कानूनी रूप से पूरे समाज में पालन करवाता है और प्रशासन व्यवस्था को सही तरीके से लेके चलता है। अब कार्यपालिका की भी अगर बात कर ले तो कार्यपालिका जो है वो भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संसदीय कार्यपालिका, दूसरा है अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका और तीसरा है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है और ये तीसरे नंबर पे है। तो आप ऐसे में कह सकते हैं कि कार्यपालिका के भी 3 अंग हैं, मतलब सरकार के जो ये पार्ट हैं इसे अलग अलग 3 भागों में बांट दिया गया है। अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि भारतीय संसदात्मक कार्यपालिका क्या है। तो देखिए, नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, मतलब कुछ खास ज्यादा काम नहीं होता है, और दूसरा होता है वास्तविक कार्यपालिका। तो ये जो नाम मात्र की कार्यपालिका है, इसे एक बार समझ लीजिए। इस कार्यपालिका व्यवस्था में मतलब इसके जो नीति है या इसके जो काम करने के तरीके हैं, सीधे तौर पर राष्ट्रपति को माना जाता है। मतलब हमारे देश के प्रथम व्यक्ति को ही माना जाता है, जो कि देश के प्रथम नागरिक होता है। अभी समझाया मैंने आपको। राष्ट्रपति के पास निर्वाचन और शक्तियां जैसे अधिकार प्राप्त होते हैं, इसे हम कहते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका। लेकिन अगर दूसरे नंबर पे हम वास्तविक कार्यपालिका के बारे में देख लें, तो उससे पहले हम नाम मात्र के कार्यपालिका के निर्वाचन को देख लेते हैं कि चुनाव कैसे होता है। तो इनका भी चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, 5 ईयर के लिए। आपको पता है जितने भी चुनाव है वो लगभग 5 साल के लिए होते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होता है, और हटाना मात्र महाभियोग के आधार पर होता है। अगर आप इनको इनके अधिकार से हटाना चाहते हैं तो आपको क्या लगाना होगा? महाभियोग लगाना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं। इनके पास शक्तियां क्या क्या होती है, किस किस प्रकार की शक्तियां देश के राष्ट्रपति के पास होता है? तो कार्यकारी शक्ति होता है, विधायी शक्ति होता है, कानून की शक्ति होता है, आपातकाल अर्थात इमरजेंसी लगाने का शक्ति होता है, और विशेषाधिकार तो होता ही है। तो ये शक्तियां जो राष्ट्रपति के पास की अगर बात कर ले तो बहुत तरह की शक्तियां होती है राष्ट्रपति के पास, जो वो अगर सही समय आए तो उसको उपयोग कर सकते हैं। देश में अगर इमरजेंसी लगाने की बात भी है, आपातकाल लगाने की बात भी है, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंदिरा गांधी के समय में देश में इमरजेंसी लगा था, तो ये इमरजेंसी वगैरह जो है वो आपातकाल भी लगाने की जो शक्ति है वो देश के राष्ट्रपति के पास होती है। अब वास्तविक कार्यपालिका के बारे में जान लेते हैं कि वास्तविक कार्यपालिका क्या है। तो यह कार्यपालिका जो कि वास्तविक कार्यपालिका का अर्थ समझाती है, मतलब क्या मतलब होता है, वास्तविक कार्यपालिका किसे कहते हैं, इसको बताता है।
यह कायदे कानून के संगठन में रोजाना लागू करने की कार्य करती है। मतलब देखिए, अब एक समाज है, इस समाज में जो नियम है, जो कानून है, उसको धरातल पर लाने का काम वास्तविक कार्यपालिका ही करता है। यह प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद को माना जाता है, लेकिन इसका मुख्य अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री को कहा जाता है। जिस पार्टी की सरकार होगी और उसकी जो सुप्रीमो होंगे उनको हम प्रधानमंत्री कहते हैं, और वास्तविक कार्यपालिका का जो सारा भार है वो हमारे प्रधानमंत्री के हाथों में ही होता है, क्योंकि यही इसके अध्यक्ष होते हैं। अब हम वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद के बारे में जान लेते हैं कि वास्तविक कार्यपालिका जो होता है उसमें किस प्रकार से प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी मंत्री अर्थात सांसद और विधायक किस प्रकार से इसमें काम करते हैं। तो देखिए, पहला जो पॉइंट कहता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता। अब आपको पता है जिस पार्टी की जीत होगी और जो सरकार बनाएगा, इसका मतलब है उस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है, मतलब अधिक वोट प्राप्त हुआ है। शक्ति मंत्रालय का आवंटन, सभी शक्तियों का बंटवारा देश के प्रधानमंत्री अलग अलग नागरिकों को करते हैं। किसी को प्रधानमंत्री जो है कोई और मंत्री बना देते हैं, किसान मंत्री बना देते हैं, खेती मंत्री बना देते हैं, कानून मंत्री बना देते हैं, परिवहन मंत्री बना देते हैं। तो बहुत सारे मंत्रालय हैं जिसके शक्ति का बंटवारा प्रधानमंत्री के माध्यम से होता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है मंत्री परिषद पर नियंत्रण। जितने भी मंत्रियों का निर्माण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, इन सब पर नियंत्रण अर्थात काबू भी प्रधानमंत्री रखते हैं। लोकसभा का नेतृत्व भी करते हैं। लोकसभा का नेतृत्व करना भी किसका काम है? प्रधानमंत्री का काम है। मीडिया तक पहुंच, ये भी हमारे लोकतंत्र का एक स्तंभ माना जाता है, जिसपे कंट्रोल होता है प्रधानमंत्री का। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्र का नेतृत्व, किसी भी बाहर के देशों में यदि किसी भी प्रकार की मीटिंग होती है या कोई संगठन या संघ में किसी भी प्रकार का कोई बात रखना होता है, तो देश के प्रधानमंत्री वहां जाके अपने पूरे राष्ट्र के तरफ से नेतृत्व भी करते हैं। अगला और लास्ट पॉइंट कहता है अधिकारी जमात पर अधिपत्य। जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, वो आईएएस हो, आईपीएस हो या और भी बहुत सारे ऑफिसर ग्रेड के जो लोग होते हैं, उनपे भी कंट्रोल किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि वास्तविक कार्यपालिका जो है उसमें प्रधानमंत्री का कितना अहम योगदान माना जाता है। अब हम आपको कार्यपालिका के कुछ और पॉइंट्स के बारे में समझा देते हैं। देखिए, कार्यपालिका जो है वो अस्थायी कार्यपालिका, जिसे हम राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं, और अस्थायी कार्यपालिका होता है। एक होता है अस्थायी और एक होता है अस्थायी। तो सबसे पहले पहला पॉइंट अस्थायी कार्यपालिका, जिसे हम राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं, इसे समझ लेते हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित जितने भी मंत्री परिषद अर्थात जितने लोगों को मंत्री बनाया जाता है, शक्ति का बंटवारा किया जाता है, इसे अस्थायी कार्यपालिका या राजनीतिक कार्यपालिका के नाम से हम जानते हैं। अब हम अगर अस्थायी कार्यपालिका के बारे में बात करें तो सरकार का वह अंग है जो उत्तरदायी होते हैं, नियम कायदों को लागू करवाकर प्रशासन का काम करवाते हैं। ये कार्यपालिका कहलाता है अस्थायी कार्यपालिका। जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उसे अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। अब इन दोनों चीजों को समझिए। क्या होता है, जब भी हमारे देश में चुनाव होता है तो चुनाव 5 साल के लिए होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो या किसी अन्य का हो। तो अब ये जो होते हैं इसे हम अस्थायी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका समय फिक्स नहीं होता। 5 साल के अंदर भी इनके सरकार को गिराया जा सकता है, इसलिए हम इसे अस्थायी कहते हैं। मतलब इनका सरकार कभी भी जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अस्थायी कार्यपालिका कहने का मतलब है आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, इन लोगों को 60 साल की नौकरी मिलती है। मतलब कि ये अस्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं। नेताजी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन कलेक्टर और डीएसपी या अन्य प्रकार के किसी भी प्रकार के जो नौकरशाही सिविल सेवक होते हैं, उनका जो जॉब होता है वो अस्थायी होता है, क्योंकि वो पूरे 60 साल तक के लिए कार्यरत होते हैं। और उन्हीं का जिम्मेदारी है और उत्तरदायित्व है कि जो नीति है, जो नियम है, उसको सही जगह पर अपने समाज में उपयोग में लाए। अगला पॉइंट हमारा कहता है कार्यपालिका के प्रकार। अब देखिए, कार्यपालिका के प्रकार को समझ लीजिए। एक होता है सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित, पूरे संघ के साथ आप जुड़े होते हैं, और दूसरा होता है व्यक्तिगत नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित। कार्यपालिका के अगर प्रकार की बात की जाए
तो जो सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित है उसे समझ लेते हैं पहले कि सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित जो कार्यपालिका है वो क्या होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा है संसदात्मक, मतलब सरकार का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ऑलरेडी हमने बताया जिस पार्टी की जीत होती है इसका मतलब है कि उस पार्टी को अधिक से अधिक बहुमत प्राप्त हुआ है, और बहुमत अधिक प्राप्त होने के बाद उस पार्टी के जो सबसे अव्वल नेता होते हैं उनको देश का पीएम अर्थात प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। वह विधायिका में बहुमत दल के नेता भी होते हैं, मतलब ज्यादा उनको वोट मिलता है, और वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। मतलब अब जब उनका सरकार बन गया, जब वो प्रधानमंत्री बन गए, तो उनका कार्य है कि अपने विधायकों के क्षेत्रों के अंदर होने वाले सभी परेशानियों को समाप्त करें। दूसरा इसमें कहता है अर्ध अध्यक्षात्मक। क्या होता है, तो इसमें देखिए राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। किसी भी राज्य का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, मतलब प्रेसिडेंट होते हैं। दूसरा है सरकार का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्री परिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है इस चीज के ऊपर कि जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं उनका उत्तरदायित्व है कि अपने क्षेत्र में, अपने विधायिका के क्षेत्र में, अपने संसदीय क्षेत्र में होने वाले सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। व्यक्तिगत नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित। देखिए हमने यहाँ पे दो बात किया था, एक किया था सामूहिक और दूसरा व्यक्तिगत। तो हम अब दूसरे के बारे में बात करेंगे कि व्यक्तिगत नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित कार्यपालिका किस प्रकार के होते हैं। पहला है अध्यक्षात्मक। देखिए राष्ट्रपति ही राज्य एवं सरकार दोनों का प्रमुख होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। जो प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्य एवं उसके सरकार के प्रमुख होते हैं, और दूसरा राष्ट्रपति सामान्यता जनता द्वारा निर्वाचित होता है। जनता के द्वारा निर्वाचित मतलब चुनाव इनका होता है। कार्यपालिका का अर्थ अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आप क्या बताएंगे। सरकार के उस अंग को कहते हैं, मतलब कार्यपालिका सरकार के उस अंग को कहते हैं जो कायदे मतलब नियम और कानून का रोजाना लागू करता है, मतलब जमीनी स्तर पर। आपको पता है अगर आप किसी भी लड़ाई झगड़े में फंस जाएंगे तो आपके पास राष्ट्रपति तो आएगा नहीं और ना प्रधानमंत्री आएगा, आपके पास सबसे पहले कार्यपालिका का सेवक आएगा। वो चाहे इंस्पेक्टर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, डीएसपी हो, कमिश्नर हो, कोई भी आएगा। तो ये सब ना अस्थाई है, इनका 60 साल का नौकरी होता है और यही सब जो है वो कायदे कानून को रोजाना लागू करते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है सरकार का वह अंग है, कौन, कार्यपालिका, जो नियम कानूनों को लागू करवाता है और प्रशासन का काम करता है, कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है। जो भी नियम कानून विधायिका या सांसद के माध्यम से बनाया जाता है उस नियम को सही तरीके से जमीनी स्तर पर लाने का काम यही काम करता है। अब देखिए एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि कुछ समय पहले आपने सुना कोरोना हो गया। अब कोरोना में क्या हुआ, गाइडलाइन आ गया कि भाई मास्क लगाओ, मास्क नहीं लगाओगे तो चलान हो जाएगा, जेल भी हो जाएगा। तो अब तो प्रधानमंत्री हमारे प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने कहा कि भाई मास्क लगाना अनिवार्य है, लेकिन अब प्रधानमंत्री घर घर जाके देखिए कि किसने लगाया किसने लगाया। सड़क पे जब चलते थे मास्क नहीं था 2000 का चलान कट जाता था। अब ये कौन करता था, ये करता था कार्यपालिका। ये जमीनी स्तर पर किसी नियम कानून को लाने का काम कौन करता है, कार्यपालिका करता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते हैं, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा होता है। सिविल सेवा के सदस्य भी होते हैं, मतलब वही जो यूपीएससी वगैरह क्रैक करके जाते हैं, कलेक्टर और भी बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो इनके अंदर सम्मिलित होते हैं। आप ये मत समझ लीजिएगा कि केवल राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और इन्हीं के मंत्री सबका जो मन होगा वही करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिविल सेवा के लोग भी मौजूद होते हैं जो इनके कार्यों को सही तरीके से करने में इनकी मदद करते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान और उसके मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है। ये भी मैंने भी अभी आपको समझाया कि राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के मतलब प्रधान मतलब प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा प्राइम, पीएम को भी सम्मिलित किया जाता है। ये सरकार के सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। राजनीतिक अधिकारी निर्वाचित होते हैं जिसे अस्थायी नहीं किया जाता, मतलब अस्थायी नहीं होते, अस्थायी होते हैं लेकिन निर्वाचित किया जाता है। यहाँ अगला पॉइंट हमारा कहता है अस्थायी कार्यपालिका में जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं, कौन से, यही सिविल सर्विसेज वाले लोग, उनको सम्मिलित किया जाता है इसमें। और ये सिविल सेवक हैं जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया आदि, इन सभी को भी इस मीटिंग में सम्मिलित किया जाता है। अगला पॉइंट कहता है अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है।
अमेरिका में क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, आपने सुना होगा, डायरेक्ट वहां पे प्रेसिडेंट होते हैं और उन्हीं के पास कार्यकारी शक्तियां होती है, मतलब कि कार्यपालिका का भी सारा कार्य वही देखते हैं। और वहां के संसद को सेनेटर के नाम से जाना जाता है, सेनेटर कहते हैं उसे हम। अगला पॉइंट हमारा कहता है कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें महारानी राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। देखिए कनाडा में क्या होता है कि संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है, जिस कारण से क्या होता है महारानी जो है वहां की या महाराजा जो है वो राज्य का प्रधान होता है, लेकिन प्रधानमंत्री पूरे सरकार का प्रधान होता है, देश प्रधानमंत्री ही चलाता है। अगला पॉइंट है फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से में हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं उनके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, यही अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के मानने से ही इनका नियुक्ति होता है, मतलब इनका चुनाव होता है, इनको चुनने का काम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हिस्से से होता है। उन्हें पद से हटा नहीं सकता क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। पूरा संसद मिलकर आप जिसको बना रहे हैं प्रधानमंत्री, उसे आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। इसके अगले पॉइंट में कहता है जापान में संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। देखिए बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे अभी भी राजा जो है वो प्रधान होता है, लेकिन वो किसी न किसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन से बंधा हुआ है, संविधान से अलग नहीं है। आप ऐसे राजा का सोच मत कर लीजिएगा जो तानाशाह हो, राजतंत्र चलाता हो, नहीं, राजा हो या प्रधानमंत्री हो या पीएम हो, उसे अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही शासन व्यवस्था को चलाना होता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है इटली में एक संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। यहाँ पे राजा नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है, तो राष्ट्रपति जो है वो पूरे कंट्री का और पीएम जो है वो पूरे गवर्नमेंट का, मतलब सरकार का प्रधान होता है। अगला पॉइंट है रूस में एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है। ये ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस कर चुका है। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान बनता है। राष्ट्रपति जो है वही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और वो सरकार का प्रधान माना जाता है। अगला पॉइंट हमारा है जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का प्रधान होता है, उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती। वहां चांसलर जो है वो सरकार का प्रधान होता है। चांसलर, काउंसलर जिसे कहते हैं, वही देश का पूरा प्रधान होता है और जर्मनी में ये व्यवस्था बहुत ही पहले से चलती आ रही है। तो इस प्रकार से आपने इन सारे पॉइंटों को समझ लिया। अगला पॉइंट हमारा कहता है भारत में संसदीय कार्यपालिका को अपनाने के कारण क्या है। अगर भारत ने संसदीय कार्यपालिका को अपनाया है तो इससे कुछ कारण होंगे। वो कारण क्या है? वो कारण है, पहला है 1919 में एवं 1935 के अधिनियमों का अनुभव। वो जो हमारे जितने भी अधिनियम है उसमें वो 1919 का अधिनियम है और 1935 के अधिनियम है। इसी अधिनियम के अनुभव को करते हुए भारत ने संसदीय कार्यपालिका को अपनाया है। पॉइंट 2 कहता है संसदात्मक व्यवस्था एवं अधिक जिम्मेदारी और उत्तरदायी। अपने जनता के प्रति अधिक जिम्मेदारी लेना, उसके प्रति अधिक उत्तरदायी होने के कारण ही भारत जो है वो संसदीय कार्यपालिका को अपना रखा है। अगला पॉइंट हमारा कहता है व्यक्तिगत पूजा का खतरा नहीं। अब देखिए ये क्या है व्यक्तिगत पूजा? वही है। अगला पॉइंट हमारा कहता है व्यक्तिगत पूंजी का खतरा नहीं। ऐसा नहीं है कि एक आदमी बहुत धनी है और वही धनी रहेगा और दूसरे लोगों से पैसे चूस चूस के और वो धनी होता जाएगा। तो इसके कारण से भी यहाँ पे संसदीय कार्यपालिका को अपनाया गया है। अगला पॉइंट हमारा कहता है कार्यपालिका पर विधायिका का उचित नियंत्रण। देखिए कार्यपालिका जो होता है इसके ऊपर जो विधायिका होते हैं या सांसद होते हैं वो इस पे नियंत्रण रखते हैं कि उनके द्वारा बनाए गए जितने भी नियम कानून हैं वो सही तरीके से कार्यपालिका समाज में चला रहा है या नहीं चला रहा है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबे समय तक आपको पॉलिटिकल साइंस में इन सब चीजों को पढ़ना है, इसलिए अच्छा रहेगा यदि आप अभी से इन सभी चीजों को समझ लें। राष्ट्रपति का निर्वाचन देख लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति को चुना जाता है।
अब इनके चुनाव की अगर बात की जाए तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। मतलब जो निर्वाचित सांसद और विधायक होते हैं उनके माध्यम से इनका चुनाव होता है। अगला पॉइंट है निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। एक चुने हुए व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार होता है। अगर आप इन्हें पद से हटाना चाहते हैं तो आपको इन पे महाभियोग चलाना होगा और महाभियोग का आधार जो है वो संविधान का उल्लंघन माना जाता है। तो इस प्रकार से आपने राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसको समझ लिया। अब हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा कहता है मंत्री परिषद का आकार। जितने भी मंत्री चुने जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा उनका आकार कैसा होता है। तो संविधान के 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या को सीमित एवं निश्चित किया गया है कि आप इस संख्या से अधिक मंत्रियों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। जितने भी विधायक हों या फिर सांसद हों उनकी जो संख्या होगी उनके टोटल संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं होने चाहिए। कार्य स्तर के आधार पर मंत्रियों को 3 स्तर में विभाजित किया गया। मतलब उनके कार्य करने की क्षमता को देखते हुए उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो है कैबिनेट जिसे मंत्रिमंडलीय मंत्री कहते हैं, दूसरा है राज्य मंत्री और तीसरा है उप मंत्री। कैबिनेट मतलब जो सेंट्रल में बैठते हैं, राज्य मंत्री जो स्टेट में बैठते हैं और उप मंत्री वो हुए के अनुपस्थिति में, जैसे ये मंत्री सके अनुपस्थिति में जब ये उपस्थित नहीं रहेंगे तो ये मंत्री उनके पद को संभाल लेंगे। तो सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। यदि निम्न या लोकप्रिय सदन जिसे हम लोकसभा कहते हैं मंत्री परिषद के किसी भी मंत्री या सदस्य से अविश्वास करे तो उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। मतलब उसे अपने पद को त्यागना पड़ता है। यदि वह त्याग पत्र नहीं देता है तो पूरे मंत्री परिषद को पद त्यागना पड़ सकता है। इसे ही हम सामूहिक उत्तरदायित्व कहते हैं। अब इसे एक बार समझ लीजिए क्या होता है। पीएम जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके मंत्री परिषद में अगर किसी प्रकार का अविश्वास लग जाता है या कोई मंत्री ऐसा कोई काम कर देता है जिससे उसको अब त्याग पत्र देना है और वो त्याग पत्र देने के लिए तैयार नहीं है तो सारे लोग उस पर जोर बनाते हैं। अगर वो फिर भी नहीं देता है तो उनके पूरे मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ जाएगा। ऐसा नियम कानून है। इसे ही हम क्या कहते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व कहते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है मंत्री परिषद की एकजुटता के सिद्धांत पर आधार। अब देखिए क्या होता है, यदि मंत्री परिषद लोकसभा का विश्वास खो देती है तो इस सिद्धांत पर मंत्री परिषद की एकजुटता जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। दूसरा है अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है जिससे भी इनके क्षमता जो है वो कम हो जाती है, इनका सफाया हो जाता है। तीसरा है मंत्री परिषद इस्तीफा देने के लिए बाध्य और मजबूर होती है। अगर मैंने अभी आपको समझाया यदि कोई एक व्यक्ति अगर इस्तीफा नहीं दे रहा है तो पूरा मंत्री परिषद उसको इस बात पे मजबूर करता है कि आप इस्तीफा दे दो। पहला पॉइंट है इसमें अध्यक्षात्मक व्यवस्था में क्या होता है। तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही राष्ट्रपति के पद को बहुत शक्तिशाली बना देता है। मतलब बहुत शक्तिशाली होते हैं ऐसे देश के अंदर राष्ट्रपति जिसके अंदर क्या होता है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था होता है। कौन कौन से देश में है, तो अमेरिका में है, ब्राजील में है, लैटिन अमेरिका में है और कई अन्य देशों में भी अध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति जो होता है वो देश का सुप्रीमो होता है। दूसरा पॉइंट कहता है संसदीय व्यवस्था। तो देखिए संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, उस देश का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश को नाम मात्र का प्रधान होता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या उस देश का राजा हो। और प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है। मतलब पूरे देश का प्रधान ही प्रधानमंत्री होता है। कहां कहां है ये, तो भारत में है, जर्मनी में है, इटली में है, जापान में है, इंग्लैंड में है, पुर्तगाल में है और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें आपको यह व्यवस्था मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में। तो इसमें क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं लेकिन उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो सकती है। जैसे फ्रांस में, रूस में, श्रीलंका में ऐसी ही व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है, तो अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है भारत में संसदीय कार्यपालिका। अब इसके पहले पॉइंट को समझ लीजिए कि भारत में जो संसदीय कार्यपालिका है उसके कार्य किस प्रकार से होते हैं। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका राष्ट्रपति की शक्तियों पर बहुत बल देता है।
इसमें व्यक्ति पूंजी का जो है वो खतरा नहीं बना रहता है, मतलब पूंजीवाद का सिद्धांत यहाँ पे पनपना शुरू हो जाता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते हैं जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका हो, लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूंजी पर भी पर्याप्त अंकुश लग सके, मतलब पूंजीवाद जैसी समस्या उत्पन्न न हो। अगला पॉइंट कहता है संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, कार्यपालिका जो है वो विधायिका या जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, और नियंत्रित भी इसके लिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तर पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या देश के लेवल पे हो, दोनों जगह पे संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। अगला पॉइंट हमारा कहता है भारत में इस व्यवस्था में राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। पूरे देश में सरकार चलाने का काम प्रधानमंत्री का ही होता है। राज्य के स्तर पर जो प्रमुख होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। ये जो राज्यपाल की बात आई है तो मैं समझा देता हूं। राज्यपाल डायरेक्ट रिपोर्ट किसे करता है, प्रेसिडेंट को करता है, हमारे देश के राष्ट्रपति को करता है। और अगर किसी भी आपातकाल स्थिति में अगर पूरे राज्य में किसी प्रकार के दंगे वगैरह हो जाए तो वहां उस समय राज्यपाल जो है उसके अंदर अपना एक्शन ले सकता है। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जान लेते हैं और इसके स्थिति के बारे में जान लेते हैं। एक औपचारिक प्रधान है, कौन, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति वैसे तो बहुत सी कार्यकारी, विधायी, कानून बनाना, कानून की और असीम शक्तियां प्राप्त है, परंतु इन सभी शक्तियों का प्रयोग वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। जितने भी मंत्री हैं अगर उन्हें वो सलाह देते हैं किसे, प्रेसिडेंट को, तब जाके वो इस प्रकार के कार्यों को करते हैं। राष्ट्रपति के अगर विशेषाधिकार की बात की जाए, अधिक अधिकार, ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, तो वो जान लीजिए संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। चाहे वो पीएम हो या किसी अन्य प्रकार के मंत्रिमंडल के लोग हो, वो कोई भी काम करें तो उसकी सूचना उन्हें राष्ट्रपति को देनी चाहिए, ऐसा अधिकार है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के अगर मुख्य अधिकारों की बात करें तो सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अगर सदन किसी विचार को पूरा पक्का करके लागू करने का सोच रहा है तो राष्ट्रपति कहेगा नहीं, इस पर पुनर्विचार करेंगे और उसे हटा सकता है। वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देने में विलंब, किसी भी प्रकार की अगर स्वीकृति मिल गई है प्रधानमंत्री के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा या विधायक के द्वारा या सांसद के द्वारा, तो उसे निलंबित कर सकता है, दूर हटा सकता है, कौन, देश का राष्ट्रपति। अगला पॉइंट कहता है चुनाव के बाद कई नेताओं के दावे के समय यह निर्णय करे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। देखिए अब एक ही पार्टी में बहुत अलग अलग तरह के नेता होते हैं, अव्वल नेता होते हैं, और सब चाहते हैं कि वो पीएम बने, तो ऐसे में राष्ट्रपति ही यह सिलेक्ट करता है कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आखिर राष्ट्रपति पद की क्या आवश्यकता है, अगर भारत देश में राष्ट्रपति का पद है तो इसकी क्या जरूरत है, इसे जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है संसदीय व्यवस्था में समर्थन न रहने पर मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है। ऐसे समय में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता पड़ती है जिसका कार्यकाल अस्थायी हो, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश को प्रतिनिधित्व कर सके। अगर किसी कारण से पीएम की कुर्सी चली जाए तो उस समय देश में कोई ऐसा व्यक्ति तो होना चाहिए ना जो पूरे देश को चला सके। तो ऐसे में राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट जो है वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसलिए हमारे देश को या ऐसे देश जहां पे राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ये सारे कार्य करेंगे। अब राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित है तो ऐसे में जो उपराष्ट्रपति का निर्माण होता है वो राष्ट्रपति के किए गए कार्यों को पूरा करेंगे। अगला पॉइंट है भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। जिस तरह राष्ट्रपति को चुना जाता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या किसी अन्य कारण से पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। किसी भी रूप से यदि वर्तमान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वो त्यागपत्र रिजाइन कर दे या महाभियोग चला दिया जाए उनके ऊपर, तो ऐसे समय में जो उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हें राष्ट्रपति के कार्य को करना होता है। इसलिए हमारे देश में राष्ट्रपति पद की आवश्यकता होती है। अब हम प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में जान लेते हैं कि प्रधानमंत्रियों की शक्तियां किस प्रकार से होती है। तो आइए पहला पॉइंट जान लेते हैं। बहुमत दल के नेता होते हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा मत प्राप्त होता है उस दल के ये सुप्रीमो होते हैं, नेता होते हैं। इसके अलावा अधिकारी वर्ग पर आधिपत्य होता है। जितने भी बड़े बड़े सिविल सेवा के ऑफिसर होते हैं उन पे इनका अधिकार होता है, आधिपत्य होता है।
मंत्रालय का आवंटन करने का अधिकार होता है, किसे कौन सा मंत्री बनाया जाएगा ये भी डिसाइड प्रधानमंत्री ही करते हैं। मंत्री परिषद पर भी नियंत्रण होता है इनका, जितने भी मंत्री इनके द्वारा बनाए जाते हैं उन सब पर नियंत्रण अर्थात कंट्रोल जो होता है वो देश के प्रधानमंत्री का होता है। सरकार का केंद्रीय ध्रुव, अब देखिए किसी भी राज्य की सरकार और सेंट्रल के सरकार के बीच में सामंजस्य बनाने का काम भी देश के प्रधानमंत्री का ही होता है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में तालमेल स्थापित करना, अलग अलग विभागों में, अलग अलग ऑफिसों में, अलग अलग शक्तियों में आपस में तालमेल बैठाना भी कार्य जो है वो प्रधानमंत्री का ही होता है। अगला पॉइंट कहता है राष्ट्रपति तथा संसद के बीच में सेतु का कार्य, एक पुल का काम करता है प्रेसिडेंट और पीएम प्राइम मिनिस्टर के बीच में, जो दोनों को बैलेंस रखने का काम करता है। मीडिया तक पहुंच ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। विदेश यात्रा या फिर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में पूरे भारत का नेतृत्व करना प्रधानमंत्री का ही कार्य होता है। मंत्री परिषद का अपदस्थ करना, मतलब कि किसी को पद पे लाना या किसी को पद से हटाना, ये सभी काम जो है ये प्रधानमंत्री का ही होता है। अगले पॉइंट में देख लेते हैं राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भरता के बारे में जान लेते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियों में किस पे निर्भरता हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो कहता है एक राजनीतिक दल का बहुमत या फिर राजनीतिक दलों का गठबंधन, एक दूसरे छोटे छोटे पार्टीज मिलकर एक दल बना लेंगे, या फिर एक ऐसा दल होगा जिसे पूर्ण रूप से मत प्राप्त हुआ है, बहुमत प्राप्त हुआ है, तो ऐसे में उनका सरकार बनेगा। एक राजनीतिक दल को बहुमत से क्या समझते हैं, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी हैं, उनको बहुत अच्छा बहुमत प्राप्त है तो उनका सरकार है। एक पार्टी के बहुमत के फलस्वरूप कामकाज, आसान निर्णय निर्माण में आसानी और मतभेद कम होता है। जब खिचड़ी पकेगा ही नहीं अलग अलग पार्टी से तो लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं होगी। पूरा मंत्रिपरिषद अगर एक ही व्यक्ति के अंदर होगा तो डिसीजन भी एक ही होगा। और वहीं पे हम राजनीतिक दलों के गठबंधन की बात कर लें तो जब राजनीतिक दलों का गठबंधन में अक्सर बहुत सी कमी सरकार में हो जाती है, जैसे निर्णय लेने में कठिनाई होती है, मतभेद हो जाता है, एक दूसरे से आपस में लड़ते रहते हैं, एक पार्टी दूसरे पार्टी से लड़ती रहती है, तो इसमें सरकार का विकास नहीं हो पाता, देश का विकास नहीं हो पाता है। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के बारे में। तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का नेता होता है। हेमंत सिंह के अनुसार राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का शासक होता है, राष्ट्रपति से ज्यादा अधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है, जबकि प्रमुख कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती है। मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के सदस्यों का नाम राष्ट्रपति को सुझाया जाता है। तो यह प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के बीच का सामंजस्य है। अब हम प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं कि कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। या फिर आपके मन में यह भी प्रश्न आ रहा होगा कि हमारे देश के जो पीएम है नरेंद्र मोदी, वो कितने पढ़े लिखे हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो उनकी योग्यता जो है वो 25 वर्ष की होनी चाहिए। 25 साल कम से कम उनका उम्र होना चाहिए, तभी वो जाके प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य माने जाएंगे। बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, मतलब उन्हें मत प्राप्त हो, ऐसे ही कोई भी आके प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, उन्हें बहुमत प्राप्त होना चाहिए तब जाके वो प्रधानमंत्री बनेंगे। अगला पॉइंट है यदि प्रधानमंत्री बनने के लिए उस समय में वह सांसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के भीतर उसे संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होना अनिवार्य होगा। यह स्थिति मंत्रियों पर भी लागू होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो यूपीएससी तक के क्वेश्चनों में पूछा जाता है। देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर आपको बनना है, 25 साल आपकी आयु हो चुकी है, आपको बहुमत भी प्राप्त है, लेकिन इसके अलावा आपको अपने भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र से सांसद के रूप में वहां से जीतना पड़ेगा, तभी आप प्रधानमंत्री बनेंगे। यदि आप किसी अपने देश के किसी हिस्से के सांसद नहीं हैं तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, 6 महीने का समय दिया जाएगा प्रधानमंत्री बनने के बाद, और आपको बोला जाएगा कि आपको अपने भारत के किसी संसदीय क्षेत्र से वहां का सांसद बन के जीत के आना होगा, नहीं तो आपके प्रधानमंत्री की जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। अब देखिए, प्रधानमंत्री पद की शक्तियों में जो आए बदलाव हैं उनके बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ गई है, पहले कम थी, अब राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री के चयन में ज्यादा हिस्सेदारी लेते हैं, इनका ज्यादा योगदान होता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है राजनीतिक सहयोगियों से परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है, मतलब अब जितने भी राजनीति के लोग होते हैं अव्वल किस्म से, उनसे भी पूछताछ की जाती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के विशेषाधिकारों पर अंकुश लगा है। अब पहले की तरह प्रधानमंत्री के मतलब कि जितने भी इनके पास अधिकार थे, अब पहले की तरह अधिकार नहीं रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री कभी कभी अपने अधिकारों का गलत उपयोग करते हैं, जैसे इंदिरा गांधी ने किया था भारत देश के अंदर इमरजेंसी लगा के। तो इनके अधिकारों पर भी अंकुश लगा दिया गया।
अगला पॉइंट कहता है सहयोगी दल के साथ बातचीत तथा समझौतों के बाद ही नीतियां बनती है। जितने भी विधायक या सांसद या कार्यपालिका के सीनियर होते हैं, उनके मदद के बाद ही किसी भी प्रकार के नियम, कानून और नीतियां बनाई जाती है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है राज्यों में कार्यपालिका का स्वरूप क्या है। तो देखिए, राज्यों में एक राज्यपाल होता है जो केंद्रीय सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। राज्यों में राज्यपाल जो होता है वो केंद्र के सरकार के सहयोग से ही राज्यों में निर्माण किया जाता है, मतलब नियुक्त किया जाता है। दूसरा पॉइंट है मुख्यमंत्री जो होता है, जो सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो विधानसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। राज्य के लिए जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो अपने राज्य में विधायक के बहुमत से चुने जाते हैं। इसके अलावा बाकी सभी सिद्धांत वही है जो केंद्र सरकार में संसदीय व्यवस्था होने के कारण लागू होती है। तो ये राज्यों के अंदर, मतलब अभी तक तो हमने देश का बात किया कार्यपालिका का, अब हम स्टेट लेवल पे बात कर रहे हैं कि राज्य में कार्यपालिका किस प्रकार से काम करता है। यहां भी अस्थायी कार्यपालिका होता है जिसे हम नौकरशाही कहते हैं। कार्यपालिका जो होता है उसमें मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, नौकरशाही, प्रशासनिक मशीनरी और एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। इसे हम नागरिक सेवा भी कहते हैं, जिसके माध्यम से नागरिकों की सेवा की जाती है। नौकरशाही में सरकार के अस्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित, मतलब पढ़े लिखे, प्रवीण, अच्छे अधिकारी नीतियों को बनाने के लिए, उनको लागू करने के लिए मंत्री का भी सहयोग किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन यह मशीनरी जो है वो राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ है कि नौकरशाही अर्थात जो सरकारी नौकर होते हैं वो राजनीतिक रूप से तटस्थ हैं। प्रजातंत्र में सरकारें आती जाती रहती है। शुरुआत में मैंने बताया था कि जो सरकारें हैं, जो नेताजी सब हैं, वो आते जाते रहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी का एक जिम्मेदारी है कि वह नई सरकारों को अपनी नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने में मदद करे। जो आईएएस हैं, जो आईपीएस हैं, जो डीएसपी है, जो कमिश्नर हैं, उनका काम है कि नए सरकार के अंदर जो भी लोग आते हैं उनकी मदद करके नए नियम कानून को जमीनी स्तर पे अव्वल करवाए, मजबूत करवाए। अब देखिए, हम नौकरशाही के सदस्यों के चुनाव के बारे में जान लेते हैं। नौकरशाही में अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकों को चुना जाता है। ये नौकरशाही के सदस्यों का चुनाव का तरीका है। वहीं पे अगर हम संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो संघ लोक सेवा जो है आयोग के मतलब केंद्र सरकार के और इनके प्रमुखों की नियुक्ति संबंधी परीक्षा आयोजित किया जाता है। जैसे आपने सुना है ना, यूपीएससी का परीक्षा और भी एसएससी का परीक्षा, एनडीए का परीक्षा, ये सब केंद्र सरकार जो है वो करवाती है और इसमें जो लोग अव्वल आते हैं उन्हें संघ लोक सेवा आयोग के अंदर नौकरियां प्राप्त होती है। अब देखिए, संघ सरकार में प्रत्यक्ष अथवा पनौती के माध्यम से भी होने वाली नियुक्तियों के संबंध में सरकार को सलाह दिया जाता है। तो ये संघ लोक सेवा आयोग है और नौकरशाही में सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, इन सभी चीजों के बारे में था। अब हम बात करते हैं कि सिविल सेवकों का चयन कैसे होता है, मतलब कि जो आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, इनका जो चुनाव होता है, इनको जो नौकरी प्राप्त होती है वो कैसे होती है। तो देखिए, प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित हैं इसमें। भारत में सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया जो है वो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी से सौंपा गया है। मैंने आपको बताया है जितने भी लोगों को आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, उनको क्या निकालना पड़ेगा, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, जिसे हम सिविल सेवा आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसमें योग्यता के बारे में जान लेते हैं। यदि आपको भी कलेक्टर बनना है, आपको भी आईएएस बनना है, आपको भी आईपीएस बनना है, तो इसका योग्यता जो है वो योग्यता है, इसके मतलब आपके योग्यता के आधार पर ही चयन होगा। आपके एग्जाम लिए जाएंगे, आपके टेस्ट लिए जाएंगे, आपके मौखिक टेस्ट लिए जाएंगे, आपके चलने, बात करने, कितना नॉलेज है आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री के बारे में, ये सब जानने के बाद ही आपका चयन इसके अंदर होता है। भेदभाव रहित होता है। आप कौन से जाति, कौन से धर्म, कौन से जगह से आए हैं, इसमें इस प्रकार की किसी भी चीजों को नहीं देखा जाता। आप भारत के सदस्य हैं, यही काफी है आपके अपने देश के अंदर यूपीएससी एग्जाम को देने के लिए। समान अवसर मिलता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उन सभी को सेम कंडीशन के साथ सेम अवसर प्राप्त होता है, कोई भी बन सकता है। ऐसा ही लोकतंत्र आयोग राज्यों में भी बनाए गए हैं, जिन्हें राज्य लोक सेवा आयोग कहा जाता है, जिसमें आपको पता है कि इंस्पेक्टर, दरोगा और डीएसपी जैसी चीजों को निर्माण किया जाता है। अगला है लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो निश्चित होता है। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की गई जांच के आधार पर ही निलंबित या सेवा से हटाया जा सकता है। देखिए, ये जो आईएएस आईपीएस होते हैं, इन्हें भी कोई अचानक से नहीं हटा सकता। इनको हटाने के लिए हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो उनकी जांच करेगा और तब जाके अगर वो दोषी प्राप्त होता है तब जाकर उनको अपने जगह से हटाया जाएगा।
अगला पॉइंट हमारा कहता है लोक सेवकों की नियुक्ति दक्षता एवं योग्यता के आधार बनाकर की जाती है। संविधान ने पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही बनाने का मौका दिया है। इसके लिए संविधान दलित और आदिवासी के लिए आरक्षण का व्यवस्था भी किया है। आप लोगों को तो आरक्षण ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है कि आरक्षण क्या होता है। तो समाज के जो दबे कुचले और नीचे तबके के लोग होते हैं, तो सरकार चाहता है कि वो भी आगे आए और समान अवसर पाके अपने आप को मतलब शिक्षित बना सके, अपने आप को समाज में एक स्थान दिला सके, इसलिए सरकार ने उन्हें आरक्षण दिया है। तो ये सिविल सेवकों के चयन के बारे में था। अब हम सिविल सेवाओं के वर्गीकरण के बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट है अखिल भारतीय सेवाएं, मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, ये सब सिविल सेवाओं के अंदर का वर्गीकरण है कि किस किस प्रकार की नौकरियां या किस किस प्रकार के सेवाएं देने के लिए अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। केंद्रीय सेवाएं होती है, विदेश सेवा होता है, भारतीय सीमा शुल्क होता है। तीसरा है प्रांतीय सेवा, जिसे डिप्टी कलेक्टर कहते हैं, बिक्री कर अधिकारी कहते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में आईएएस आता है, भारतीय पुलिस सेवा में आईपीएस आता है। इन सभी उम्मीदवारों का चयन जो है वो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा होता है। किसी जिले का जो जिला अधिकारी होता है, अर्थात कलेक्टर भी कहते हैं, उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है और ये सामान्यतः आईएएस स्तर का अधिकारी होता है। आईएएस स्तर का अधिकारी होता है, कलेक्टर भी कहा जाता है। अब हम पॉकेट वीटो को समझ लेते हैं। इस बार के 11th के एग्जाम में और 12th के एग्जाम में दोनों में एक एक नंबर में यह प्रश्न पूछा गया था, इसलिए इसे जरा विशेष तरीके से ध्यान दें। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता है, जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर, किसी भी जानकारी पर अनुमति नहीं देता है और संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत पुनर्विचार को भी नहीं लौटाता है, मतलब ये भी नहीं कहता है कि इस पर पुनर्विचार करे, तब ऐसी स्थिति में वो पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है। अब देखिए 1956 तथा भारतीय डाक बिल 1984 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस वीटो का प्रयोग किया था। तो ये पॉकेट वीटो है। अब पॉकेट वीटो भी आपको समझ में आ गया। इस तरह से आपने देखा भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार चैप्टर 4 कार्यपालिका यहाँ पे समाप्त हो गया। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स थे वो आप सभी को पसंद आ गया होगा। क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।